सूद का कारोबार, आखिर आपका मतलब क्या है? कौन है आप? मुलाजिम ने शायद उसे वाकई पागल तस्लीम कर लिया था। भाई, एक बुढ़िया ने हजरत यूसुफ को सूद की हड्डी के बदले खरीदा था, और जाहिर है यूसुफ सानी भी सूद की हड्डी के बदले ही खरीदा गया होगा। और तुम्हारी यहाँ मौजूदगी बता रही है कि अब सर सुल्तान ने भी सूद का कारोबार शुरू कर दिया है। बाकी रहा मेरा तारुफ, तो भाई मैं एक गरीब आदमी हूँ। सुना है तुम्हारा साहब बहुत बड़ा अफसर है, मुझे नौकरी दिला सकता है। इमरान ने जवाब दिया। और इमरान के इस तारुफ के साथ ही मुलाजिम का चेहरा यकबैक पत्थर की तरह सख्त हो गया। अच्छा, तो तुम मुलाजिमत के लिए आए हो और गरीब आदमी हो? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। साहब किसी से घर पर नहीं मिलता, कहीं और जाकर किस्मत आजमाई करो। मुलाजिम का लहजा एकदम बेपनाह सख्त हो गया। जाहिर है इससे कब उसे शक था कि आने वाला साहब का कोई खास आदमी ना हो, मगर मुलाजिमत ढूंढने वाली बात से वो समझ गया कि आने वाला बस वैसे ही आ गया है। यार खुदा की कसम, साहब से मेरी सिफारिश कर दो। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो तुम्हारा एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। इमरान ने इंतहाई आजिजाना लहजे में कहा। मैंने कह दिया है कि चले जाओ, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। जाओ दफ्तर रोजगार से नौकरी का पता करो, यहाँ नौकरियां नहीं मिलती। मुलाजिम ने और ज्यादा अकड़ते हुए कहा। भाई कह तो रहा हूँ, बड़ा गरीब आदमी हूँ। कार में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। साला पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। नौकरी मिल गई तो कम से कम पेट्रोल डलवाने के पैसे तो मिल ही जाएंगे। इमरान ने जवाब दिया। और उसी लम्हे मुलाजिम को इमरान की कार का ख्याल आ गया, क्योंकि उसने उसे कार से उतरते देख लिया था, मगर उसे ख्याल नहीं रहा था। क्या मतलब, तुम गरीब आदमी हो और तुम्हारे पास कार है? मुलाजिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इसमें हैरानी की कौन सी बात है? कार होती ही गरीबों के पास है। अब भला बताओ, तुम्हारे पास कार है? इमरान ने लापरवाह से लहजे में पूछा। नहीं, मुलाजिम ने जवाब दिया। बस इसी बात से समझ लो कि मैं कितना गरीब हूँ। अरे हाँ, सुनो, साहब दफ्तर में है या बावर्ची खाने में बैठे पकोड़े तल रहे हैं? इमरान ने बड़े राजदाराना लहजे में पूछा, और मुलाजिम उसे यूं हैरत से देखने लगा जैसे वो दुनिया का आठवां अजूबा हो। उसे समझना आ रही थी कि आखिर ये शख्स है कौन, इतनी जदीद कार से उतरा है और बात नौकरी की कर रहा है। तुम पागल तो नहीं हो? चंद लम्हों के बाद मुलाजिम ने कहा। इस मुल्क में हर गरीब आदमी को पागल ही कहा जाता है, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। बहरहाल साहब को इत्तला दो कि मैं उनके लिए खालिस बेसन लाया हूँ। बड़े दिनों से उन्होंने फरमाइश कर रखी है, और खालिस बेसन पूरे शहर में मिलता ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खालिस बेसन? मुलाजिम वाकई बौखला चुका था। हाँ भाई, तुम्हारा साहब पकौड़े खाने का बहुत शौकीन है, और जाहिर है अच्छे पकौड़े खालिस बेसन से ही बनते हैं। और खालिस चीजें तो आजकल नायाब ही है। 300 रुपए का पेट्रोल चलाया है, तब जाकर एक पाव खालिस बेसन मिला है। क्या समझे? जल्दी जाओ और साहब को कहो वो खालिस बेसन के पकौड़े तलने के लिए तैयार हो जाए। इमरान ने बड़े इत्मीनान से मुलाजिम के कंधे पर थपकी देते हुए कहा। गोश्त ने अपने तौर पर उसके कंधे पर थपकी ही दी थी, मगर न जाने उसकी थपकी में कितनी कुव्वत थी कि वो जसीम मुलाजिम उछलकर दरवाजे से जा टकराया। और दरवाजा चूंकि अंदर से बंद न था, इसलिए जाहिर है दरवाजे से टकराकर उसने अंदर ही जा गिरना था। फिर इससे पहले कि मुलाजिम उठा, इमरान उसे बड़े इत्मीनान से पलटता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया, जिसके कोने में बने हुए दफ्तर में सर सुल्तान एक मेज के पीछे मौजूद थे। और जाहिर है मुलाजिम के गिरने के धमाके की वजह से वो चौंक कर दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। और जब उनकी नजरें अंदर आते हुए इमरान पर पड़ी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुलाजिम नीचे गिरते ही तेजी से उठा और इमरान की तरफ लपका। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। जनाब, ये शख्स, मुलाजिम ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। ठीक है यूसुफ, तुम जाओ। सर सुल्तान ने तहकुमाना लहजे में यूसुफ से मुखातिब होकर कहा। और यूसुफ, जो आगे बढ़ते हुए इमरान के करीब पहुंच चुका था, ठटक कर रुक गया। उसके चेहरे पर गुस्से और बेबसी के आसार नुमाया हो गए। यार रुक क्यों गए? जाओ भागकर एक पाव खालिस बेसन ढूंढ लाओ। शाबाश, जल्दी करो। इमरान ने मुड़कर कहा, और फिर वो वापस सर सुल्तान की तरफ मुड़ने लगा। मुलाजिम हैरतज़दा अंदाज में खड़ा सोच रहा था कि क्या करे। मैंने कहा यूसुफ बाहर जाओ, सुना नहीं तुमने? सर सुल्तान ने इस बार गुस्सैले लहजे में कहा, और यूसुफ सर झटक कर वापस मुड़ गया। आओ इमरान, कैसे आना हुआ? सर सुल्तान ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। कमाल है, कल आपने खालिस बेसन के पकौड़े खिलाने की दावत दी थी और आज पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ? इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बकवास मत करो, मैं बहुत मसरूफ हूँ। सर सुल्तान ने जबरदस्ती अपने आप पर संजीदगी तारी करते हुए कहा। अच्छा जनाब, नाराज ना हो, आपकी मर्जी ना खिलाए पकौड़े, हमारा कोई जोर चलता है आप पर। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, और सर सुल्तान उसके इस अंदाज पर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। मगर ये तुम्हें पकौड़े खाने का शौक कब से हो गया है? सर सुल्तान भी शायद मूड में आ गए थे।
जब से मैंने सुना है कि औरतें बहुत अच्छे पकोड़े बनाती है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। ठीक है, मैं अभी सर रहमान से बात करता हूँ। वो बेचारे तो कब से इस मौके की आस लगाए बैठे हैं। सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। अरे, अरे खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए। किबला डैडी तो मार मार कर मेरा ही पकोड़ा बना देंगे। इमरान ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। तो फिर संजीदगी से बात करो, सर सुल्तान ने जवाब दिया। अच्छा, संजीदगी से ही बात सही। ये बताइए कि आपने सेक्रेटरी वजारत दिफा से कब इस्तीफा दिया है? इस बार इमरान का लहजा बेहद संजीदा था। इस्तीफा? मैंने? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सर सुल्तान वाकई बौखला गए थे। यही तो मुसीबत है। जहां मैंने संजीदगी से बात की और मुकाबिल पर मतलब पूछने का दौरा पड़ा। बताइए, इस्तीफा का मतलब बताओ या सेक्रेटरी वजारत दिफा का? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। मगर मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया। ये तुम पर अचानक क्या दौरा पड़ गया? सर सुल्तान भी अब संजीदा हो गए थे। अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो सदर मुमलिकत ने दहशतगर्द के इस मुल्क में आने की इत्तला आपकी बजाय सर रहमान को क्यों भिजवा दी? इमरान ने जवाब दिया। ओह, तो तुम इस बारे में कह रहे थे। दरअसल जब ये इत्तला मिली तो सर रहमान और मैं सदर मुमलिकत के पास मौजूद थे। उन्होंने हमसे जिक्र किया तो सर रहमान ने खुद ही ऑफर कर दी कि ये केस उन्हें दे दिया जाए। वो खुद उनसे निपट लेंगे। मैंने कोई ऐतराज न किया, इसलिए सदर मुमलिकत ने केस उनके सुपुर्द कर दिया। सर सुल्तान ने तफसीलात बताते हुए कहा। और आप उनके जिम्मे केस लगाकर यहाँ बैठे चैन की बंसरी बजा रहे हैं। इमरान के लहजे में बेपनाह तलखी थी। अरे भाई, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? कोई छोटा मोटा ग्रोह होगा और इंटेलिजेंस उससे खुद ही निपट लेगी। इस महकमे को भी तो काम करना चाहिए। सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, फिर ऐसा ही सही। जब इस मुल्क में भूचाल आएगा, दहशतगर्दी का तूफान उठेगा, तो फिर मुझे ना कहिएगा कि बेटे इमरान कुछ करो। मुल्क की सालमियत का मसला है। उस वक्त बेटा इमरान कुछ ना कर सकेगा। इमरान ने पहले से भी ज्यादा तल्ख लहजे में कहा। ओ, तो तुम्हारा मतलब है ये दहशतगर्द कोई खौफनाक तंजीम है? सर सुल्तान ने चौंकते हुए कहा। ठहरिए, मैं अभी बताता हूँ, इमरान ने कहा और फिर उसने मेज पर पड़ा हुआ टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और तेजी से ब्लैक जीरो के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। X2। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने मखसूस आवाज में जवाब दिया। इमरान बोल रहा हूँ ताहिर। इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, फरमाइए। ब्लैक जीरो इस बार असल आवाज में बोला था और जाहिर है लहजा मुअद्दबाना ही था। ताहिर, लाइब्रेरी से दहशतगर्द की फाइल निकाल कर लाओ और उसकी तफसीलात टेलीफोन पर सर सुल्तान को पढ़कर सुनाओ। इमरान ने उसे हुक्म देते हुए कहा। क्या सर सुल्तान इसी लाइन पर मौजूद है? ब्लैक जीरो ने चौंकते हुए पूछा। लाइन पर नहीं, बल्कि नुक्ते पर बैठे हुए हैं। तुम फाइल लाओ। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। बेहतर सर, सिर्फ चंद लम्हे होल्ड कीजिए। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। जिस तरह तुम संजीदा नजर आ रहे हो, इससे तो जाहिर होता है कि दहशतगर्द कोई खौफनाक तंजीम है। सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। आप खौफनाक कह रहे हैं जनाब, खौफनाक तरीन कहिए। ये एक ऐसी तंजीम है कि जिस मुल्क का रुख करे वहाँ कुछ बाकी नहीं रहता। इमरान ने जवाब दिया। हेलो सर, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। हाँ, ले आए हो फाइल? इमरान ने पूछा। यस सर, इसमें सिर्फ एक कागज है जिसमें कुछ तफसीलात मौजूद है। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ठीक है, यही कागज पढ़कर सुनाओ। इमरान ने कहा और फिर रिसीवर सर सुल्तान की तरफ बढ़ा दिया। सर सुल्तान ने बड़े ढीले अंदाज में रिसीवर पकड़ा और उसे कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने उन्हें शायद दहशतगर्द तंजीम की तफसीलात सुनानी शुरू कर दी, क्योंकि सर सुल्तान के चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया था। हैरत की वजह से उनकी अधखुली आंखें तेजी से खुलती चली जा रही थी और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद जब उन्होंने शुक्रिया कहकर रिसीवर क्रीडल पर रखा तो हैरत की ज्यादती से उनका चेहरा पत्थर बन चुका था। खुदा की पनाह, इस कदर खौफनाक तंजीम, सर सुल्तान ने बड़बड़ाते हुए कहा। और डैडी की सुनिए कि वो सुपरिटेंडेंट फैयाज की क़यादत में एक टीम उस तंजीम की सरकोबी के लिए भेज रहे हैं। जैसे ये तंजीम आलू छोले बेचती है और सुपर फैयाज वर्दी का रौब डालकर उनके आलू छोले बिकवाने बंद कर देगा। इमरान ने पूरा सा मुंह बनाते हुए कहा। भाई इमरान, हकीकत है मुझे इसके मुतालिक इल्म नहीं था, वरना मैं कभी ये केस सर रहमान के महकमे को ट्रांसफर न होने देता। बहरहाल मैं सदर मुमलिकत से बात करता हूँ। सर सुल्तान ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। रहने दीजिए, अब अगर ये केस उनसे लिया गया तो वो यही समझेंगे कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। इमरान ने उन्हें मना करते हुए कहा। मगर इस कदर खौफनाक तंजीम इंटेलिजेंस की बस का रूप नहीं है, और अगर ये तंजीम पाकिस्तान पहुंच गई तो फिर क्या होगा? सर सुल्तान ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। आप फिक्र न करें, मैं जल्दी ही टीम लेकर वेस्ट हाफ रवाना हो जाता हूँ।
आजकल सुना है ये तंजीम वहाँ सरगर्म है। मेरी कोशिश यही होगी कि उसे पाकिस्तान पहुंचने के काबिल ही न छोड़ूं। आप ऐसा करें कि टीम की खुफिया रवानगी का बंदोबस्त कर दे। इमरान ने कहा, खुफिया रवानगी की क्या जरूरत है? वेस्ट हाफ से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तुम सरकारी तौर पर भी वहाँ जा सकते हो। सर सुल्तान ने कहा, नहीं, हो सकता है वहाँ के आला हुक्काम उस तंजीम के हाथों बिक चुके हो, इसलिए मैं खुफिया तौर पर काम करना चाहता हूँ। आप एक फौजी तैयारी का बंदोबस्त करें जो हमें वेस्ट हार्ट की सरहद तक छोड़ दे। उसके बाद आगे मैं खुद ही बंदोबस्त कर लूंगा। इमरान ने उठते हुए कहा, ठीक है, इंतजाम हो जाएगा, मगर वहां पहुंचकर मुझसे राब्ता रखना ताकि मुझे हालत का इल्म होता रहे। सर सुल्तान ने जवाब दिया, कोशिश करूंगा, वादा नहीं कर सकता। ओके, बाय बाय। इमरान ने जवाब दिया और फिर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकलता चला गया। और फिर उसकी कार सर सुल्तान की कोठी से निकलकर खासी तेज रफ्तारी से दानिश मंजिल की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। वो दानिश मंजिल पहुंचकर जल्द अज जल्द रवानगी के इंतजाम मुकम्मल करना चाहता था ताकि दहशतगर्द के इस मुल्क से निकलने से पहले ही उसे छाप ले। सुपरिटेंडेंट फैयाज अभी अभी दफ्तर से घर पहुंचा था और अभी खाना खाकर लेटा ही था कि सूजी का टेलीफोन आ गया और उसकी नजरों में सूजी का सरापा घूमने लगा। उसके खून की गर्दिश तेज हो गई। उसकी बीवी और बच्चे एक माह के लिए उसके आबाई गांव गए हुए थे, इसलिए जाहिर है रावी चैन ही चैन लिखता था। सुपरिटेंडेंट फैयाज की आंखों में सूजी के साथ रात गुजारने का प्रोग्राम सुनते ही बिजलियां सी दौड़ने लगी थी। वो रिसीवर रखकर तेजी से गुसलखाने में घुसा और फिर जब तकरीबन आधे घंटे बाद बाहर निकला तो उसके जिस्म पर नीला सिला हुआ खूबसूरत सूट मौजूद था और उसने यूडी कलोन की पूरी शीशी सूट पर उंडेल ली थी। यही वजह थी कि हर तरफ यूडी कलोन की भीनी भीनी खुशबू फैल गई थी। उसने ड्रेसिंग गिलास में अपना जायजा लिया और फिर कार की चाबियां मेज पर से उठाकर वो दरवाजे की तरफ लपका, मगर अभी वो दरवाजे तक पहुंचा भी न था कि टेलीफोन की घंटी ने उसके कदम रोक लिए। वो तेजी से पलटा। उसे यकीन था कि फोन सूजी का होगा और वो उसके इंतजार में बैठी सुख रही होगी। हेलो, सुपर फैयाज ने रिसीवर उठाकर बड़े रोमांटिक मूड में लफ्ज हेलो को खींचते हुए कहा। फैयाज, मैं रहमान बोल रहा हूँ, फौरन कोठी पहुंचो। दूसरी तरफ से सर रहमान की जलाली आवाज सुनाई दी और फैयाज को यूं महसूस हुआ जैसे उसे फिजा में उल्टा लटका दिया गया हो। सारे रोमानी मूड का बेड़ा गर्क हो गया था। जी जी, इस वक्त। सुपर फैयाज ने मिन्नत आमेज लहजे में जवाब देते हुए कहा, अब तुम वक्त पूछने के काबिल भी हो गए हो फैयाज। सर रहमान ने चिंगारते हुए जवाब दिया, न न नो सर, मैं सर अभी सर पहुंच रहा हूं सर। फैयाज ने बौखलाए हुए अंदाज में जवाब दिया और उसके साथ ही दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया और फैयाज ने यूं रिसीवर क्रीडल पर पटका जैसे सारा कसूर उसे रिसीवर का हो। वो चंदा में खड़ा सोचता रहा, फिर उसने जल्दी से रिसीवर उठाया और होटल शहजाद के नंबर घुमाने शुरू कर दिए। होटल शहजाद। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, रूम नंबर 112 से मिलवाओ जल्दी। सुपर फैयाज ने गुस्सीले अंदाज में कहा, ओके सर, होल्ड ऑन। दूसरी तरफ से जवाब मिला और फिर चंद लम्हों बाद सूजी की आवाज उसके कानों में पड़ी। कौन बोल रहा है? सूजी ने पूछा। सुपरिटेंडेंट फैयाज बोल रहा हूँ डियर। सुपर फैयाज ने लहजे को जबरन नर्म करते हुए कहा, क्या बात है डियर, बहुत देर लगा दी, मेरा तो एक एक लम्हा मुश्किल से कट रहा है। सूजी का लहजा एकदम बेहद रोमानी हो गया। मेरा भी यही हाल है, मगर अभी अभी डायरेक्टर जनरल का फोन आ गया है, मुझे उनके पास जाना होगा। वहाँ न जाने कितना वक्त लग जाए। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ से फारिग होते ही तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ। तुम मेरा इंतजार करना। सुपर फैयाज ने बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कल तक डायरेक्टर जनरल को टाल दो। सूजी ने जवाब दिया, अरे नहीं डियर, मसला नौकरी का है, इसलिए मजबूरी है। बहरहाल मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करूंगा। सुपर फैयाज ने जवाब दिया, ओके, मैं इंतजार करूंगी। सूजी ने दूसरी तरफ से जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया डियर, बाय बाय। फैयाज ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर रिसीवर क्रीडल पर रखकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार खासी तेज रफ्तारी से सर रहमान की कोठी की तरफ उड़ती चली जा रही थी। सर रहमान तवक्को के मुताबिक अपने दफ्तर में मौजूद थे। आओ बैठो। सर रहमान ने गहरी नजरों से उसका जायजा लेते हुए सर्द लहजे में कहा, जी। फैयाज ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया, क्या तुम कहीं जा रहे थे? सर रहमान ने खिलाफ तवक्को नर्म लहजे में पूछा, जी हाँ जनाब, एक दोस्त ने दावत की थी। फैयाज ने झिझकते हुए जवाब दिया, सुनो फैयाज, मैंने तुम्हारी कारकर्दगी चेक करने के लिए एक केस लिया है।
अगर तुम इस केस में कामयाब हो गए तो तुम्हारा ओहदा बढ़ा दिया जाएगा और तुम असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस बन जाओगे। और नाकामी की सूरत में सर रहमान बात करते करते खामोश हो गए। मैं समझता हूँ सर। नाकामी आप बर्दाश्त नहीं करते, फैयाज ने लुकमा देते हुए कहा। बात सिर्फ नाकामी की नहीं है, बल्कि इस बार तुम्हारी जिंदगी भी नाकाम हो जाएगी, जिसका मतलब मौत होगा। ये एक यकीनी बात है, सर रहमान ने जवाब देते हुए कहा। और फैयाज को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में सर्दी की लहरें दौड़ने लग गई हो। मैं समझा नहीं जनाब, फैयाज ने बौखलाए हुए लहजे में पूछा। सुनो फैयाज, एक बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीम दहशतगर्द इस वक्त मुल्क वेस्ट हार्प में काम कर रही है और हमें खुफिया तौर पर इत्तला मिली है कि ये तंजीम अब पाकिस्तान में किसी पुरअसरार मिशन पर आने वाली है। मैंने उसका केस सदर मुबलिगत से कहकर खुद ले लिया है, सर रहमान ने तफसीलात बतलाते हुए कहा। मगर जनाब, ये केस तो सीक्रेट सर्विस का बनता है, फैयाज ने भीख मांगने वाले अंदाज में कहा। शट अप, बुज़दिलों जैसी बातें मत करो, सर रहमान ने इंतहाई गुस्सैले अंदाज में उसे डांटते हुए कहा। बेहतर जनाब, फैयाज ने जवाब दिया। जाहिर है उसके सिवा और वो कह भी क्या सकता था। सुनो, मैंने प्रोग्राम बनाया है, इस तंजीम का खात्मा वेस्ट हार्प में ही कर दिया जाए। चुनांचे तुम कल वेस्ट हार्प जाने की तैयारी कर लो। मैंने मेंबर्स की टीम मुंतखब कर ली है, तुम इस टीम के इंचार्ज हो, सर रहमान ने प्रोग्राम बताते हुए कहा। ओके, शुक्रिया। कल? सुपर फैयाज ने चौंकते हुए पूछा। उसकी शुक्रिया में सूजी का सरापा घूम गया। और क्या तुम उस वक्त जाओगे जब वो तंजीम यहाँ पहुँच जाएगी? कल शाम तक तैयारियां मुकम्मल हो जाएगी। तुम कल मिलिट्री एयरपोर्ट पर शाम 6 बजे पहुँच जाना, सर रहमान ने कहा। मगर जनाब, वहाँ के मुतालिक जब तक हमें पूरी मालूमात हासिल न हो, हम वहाँ उस तंजीम को कैसे तलाश करेंगे? फैयाज ने पूछा। तुमने सवाल तो अच्छा किया है, मगर क्या तुम मुझे अहमक समझते हो कि मैं तुम्हें वहाँ तफरीह के लिए भेज रहा हूँ? मैं खुद वहाँ जाऊँगा, मगर तुमसे अलग रहकर वहाँ की इंटेलिजेंस से हमें बुनियादी मालूमात मिल जाएगी। मैंने वो इंतजाम कर लिया है, बस तुम जाने की तैयारी करो। सर रहमान शायद तमाम प्रोग्राम पहले से ही सेट किए बैठे थे। बेहतर जनाब, मैं कल 6 बजे पहुंच जाऊंगा, फैयाज ने जबरदस्ती अपने लहजे में जोश पैदा करते हुए कहा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, सर रहमान ने सर हिलाते हुए कहा। और सुपर फैयाज सलाम करके बड़े ढीले अंदाज में चलता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। उसे परदेश में अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। स्मगलरों और पेशावर बदमाशों से अपने मुल्क में टकराना और बात थी, और किसी गैर मुल्क में एक खौफनाक तंजीम से टकराना और बात थी। अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि अगर किसी तरह इमरान को वहां चलने के लिए तैयार कर लिया जाए तो फिर शायद कुछ हो जाए। चुनांचे उसने कोठी से निकलकर कार का रुख इमरान के फ्लैट की तरफ मोड़ दिया, मगर जल्द ही उसका इरादा बदल गया। उसने सोचा कि एक रात दरमियान में मौजूद है, क्यों ना इस रात को सूजी के साथ मिलकर पूरी तरह रंगीन बनाया जाए, फिर शायद ऐसा मौका मिले या नहीं। और इमरान के पास तो सुबह को भी जाया जा सकता था। यही सोचकर उसने कार का रुख मोड़ा और होटल शहजाद की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो सूजी के कमरे में मौजूद था। पहले तो सूजी ने उसके देर से आने का शिकवा किया, मगर फैयाज ने सरकारी मसरूफियात का बहाना बनाकर जान छुड़ा ली। क्या पियोगे डियर? सूजी ने बड़े इटलाते हुए अंदाज में अलमारी की तरफ बढ़ते हुए कहा। जो मर्जी में आए पिला दो, बस मेरे पास सिर्फ आज की रात है, फैयाज ने ढीले से अंदाज में जवाब दिया। सिर्फ आज की रात? क्या मतलब? सूजी चौंक पड़ी। हाँ डियर, कल मैं एक सरकारी काम से वेस्ट हार्प जा रहा हूँ, न जाने वहाँ से जिंदा वापसी होती है या नहीं, फैयाज ने जवाब दिया। सूजी ने अलमारी से शराब की बोतल और गिलास निकालकर मेज पर रखे और फिर फ्रिज से बर्फ के टुकड़ों की ट्रे निकाल लाई। क्या बात है डियर, तुम कुछ परेशान से लगते हो, सूजी ने शराब गिलासों में उंडेलते हुए पूछा। बस अचानक ही एक मुसीबत आन पड़ी है, फैयाज ने गिलास उठाते हुए कहा। कैसी मुसीबत? मुझे नहीं बताओगे? हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वेस्ट हार्प मेरा आबाई वतन है, सूजी ने गिलास उठाकर उसके पहलू में बैठते हुए कहा। नहीं सॉरी, तुम इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, ये मामला इंतहाई खतरनाक है, फैयाज ने शराब के बड़े बड़े घूंट भरते हुए जवाब दिया। फिर भी मुझे पता तो चले, सूजी ने कहा। क्या बताओ? मुजरिमों की एक बैनुल अक़वामी तंजीम की सरगोशी करनी है। अब जाहिर है तुम इस मामले में क्या मदद कर सकती हो, फैयाज ने उकताए हुए लहजे में जवाब दिया। वैसे वो ये बातें जानबूझकर कर रहा था कि सूजी पर रौब पड़ सके। मुजरिमों की बैनुल अक़वामी तंजीम और वेस्ट हार्प में, सूजी ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। हाँ, वो एक दहशतगर्द नामी तंजीम है जो वहाँ काम कर रही है। हमें खुफिया जराये से पता चला है कि वो हमारे मुल्क में आने वाली है, चुनांचे हमारा बॉस उन्हें यहाँ आने से पहले ही वही खत्म करना चाहता है। इस सिलसिले में मुझे कल रवाना होना है, मैं टीम का सरबराह होऊंगा, सुपर फैयाज ने दूसरी बार गिलास भरते हुए कहा। ओह, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वहां न जाओ?
सूजी ने इटलाते हुए कहा, नहीं डियर, ये जरूरी है। और फिर जब तक मैं न जाऊं उस तंजीम का खात्मा कैसे हो सकेगा? सुपर फैयाज ने और ज्यादा अकड़ते हुए जवाब दिया, तुम कौन से जहाज से जाओगे? मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने आऊंगी। सूजी ने कहा, अरे पगली, हम खुफिया मिशन पर जा रहे हैं, कोई तफरी करने तो नहीं जा रहे। हमारा खुसूसी तैयारा कल शाम 6 बजे मिलिट्री एयरपोर्ट से चलेगा। सुपर फैयाज ने सूजी को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घसीटते हुए कहा, मगर डियर, मुझे डर लग रहा है। न जाने वो मुजरिम कितने खतरनाक हो, ऐसा न हो कि तुम्हें कुछ हो जाए। सूजी ने कहा, तुम खतरनाक कह रही हो। ये तंजीम दुनिया की खौफनाक तरीन तंजीम है, मगर तुम फिक्र न करो, मैं अपने साथ उनसे भी ज्यादा खतरनाक आदमी को ले जाऊंगा और फिर ये तंजीम किसी मच्छर की तरह मसली जाएगी। सुपर फैयाज को अब नशा चढ़ना शुरू हो गया था, इसलिए बनावट और तसना का मलबा आहिस्ता आहिस्ता उतरता चला जा रहा था। क्या बात है, तुम्हें नशा तो नहीं हो रहा डियर? बड़ा तंजीम से ज्यादा खतरनाक कौन शख्स हो सकता है? सूजी के लहजे में हैरत थी। नशा तो मुझे कभी भी नहीं हुआ, चाहे तुम पूरा कैरेट पिलवा दो। अलबत्ता वो शख्स ऐसा ही है, देखने में इंतहाई मासूम। बात करो तो मालूम होगा कि दुनिया में इससे बड़ा अहमक पैदा ही नहीं हो सकता। मगर जब उसकी हरकतों का नतीजा सामने आता है तो बड़ी बड़ी तंजीमें अपनी गर्दनें तुड़वा बैठती है। सुपर फैयाज अब पूरी तरह तरंग में आ चुका था। ओहो, कौन है ऐसा शख्स? सूजी ने बड़े इश्तियाक आमेज लहजे में पूछा। उसका नाम अली इमरान है। सुपर फैयाज अब चौथे गिलास को अंदर उंडेलने में मसरूफ था। मगर हो सकता है वो तुम्हारे साथ न जाए, जानबूझकर भला और मौत के मुंह में जाता है। सूजी ने सोफे से उठते हुए कहा, नहीं डियर, मैं उसे जरूर ले जाऊंगा, चाहे मुझे उसके सामने हाथ भी क्यों न जोड़ने पड़े। फैयाज ने जवाब दिया, ठहरो, मैं एक नई बोतल ले आऊं, वो इससे भी ज्यादा पुरानी है, खुसूसी तोहफा है। सूजी ने कहा और फिर वो अलमारी की तरफ मुड़ गई। उसने अलमारी से शराब की एक बोतल निकाली, बड़ी फुर्ती से उसका ढक्कन हटाया और फिर अलमारी के एक खाने से उसने सफेद रंग की 2 छोटी छोटी गोलियां निकालकर बोतल में डाल दी। चूंकि उसकी पुश्त फैयाज की तरफ थी और वैसे भी फैयाज शराब में मस्त था, इसलिए जाहिर है उसे सूजी की इस हरकत का कैसे इल्म हो सकता था।